आइए बच्चों हम देखते हैं ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं की तुलना। देखिए कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है, हम देखते हैं इसमें इसका आयतन, आकार, घनत्व, रिक्त स्थान, आणविक संरचना, बहने का गुण और ऊष्मा का प्रभाव और दाब दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव, विभाजनशीलता, गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, देखिए हम ठोस के यदि हम आकार की बात करें तो जो हमारा ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है। ठीक, यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है। और यदि हम गैस की बात करें तो गैस के भी आकार अनिश्चित होता है, यानी कि ठोस का आकार निश्चित होता है और द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, यदि हम बात करें आयतन की तो देखिए जो हमारा आयतन जो होता है वह ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन जो गैस होता है उसका आयतन निश्चित नहीं होता। जो द्रव और गैस ये जो दोनों जो होते हैं हम इन्हें जिस भी पात्र में रखते हैं वह उसी का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से यदि हम आयतन की बात करें तो जो हमारा ठोस होता है उसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो गैस है वो उसका आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके घनत्व की तो जो हमारा ठोस होता है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है और जो हमारा द्रव जो होता है वह ठोस की अपेक्षा में उसका घनत्व बहुत कम होता है और जो गैस होता है उसका घनत्व बहुत 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 कम होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इनकी रिक्त स्थान की, ठीक है, जो हमारा ठोस जो होता है उनके मध्य रिक्त स्थान की बहुत कमी होती है। ठीक है, मतलब उनके जो अणु होते हैं वो जैसे वो बंधे रहते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान की कमी होती है। ठीक है, और जो द्रव होते हैं उनमें ठोस की अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान होता है। यदि हम कहें तो देखिए जो हमारा ये ठोस है ना, ये ठोस, तो इनके बीच जो ये वाला जो रिक्त स्थान है ये बहुत कम है, द्रव में कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा होता है, और जो गैस है उसमें बहुत ज्यादा होता है रिक्त स्थान, इसमें अधिकतर रिक्त स्थान ही होता है। ठीक है, और देखिए इसका हम आणविक संरचना देखते हैं। देखिए जो हमारा ठोस जो होता है उसका जो आणविक जो संरचना होती है, मतलब उनके जो अणु किस तरह से वो रहते हैं, तो देखिए जो ठोस के जो अणु होते हैं वो व्यवस्थित क्रम से रहते हैं। ठीक है, बहुत पास पास रहते हैं और इनका जो क्रम होता है वो बहुत व्यवस्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है, और जो इनके जो कण होते हैं वो बहुत एक जगह फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक किसी भी तरह से व्यवस्थित हो, नहीं, वो यदि मान लीजिए कि ये बड़ा सा ठोस है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड है ये, तो जिस तरह से यहाँ के कण व्यवस्थित हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ के भी कण व्यवस्थित है और उसी तरह से यहाँ के भी कण व्यवस्थित है। ठीक है, यानी कि जो इनके जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वो एक समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं जो हमारे ठोस होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें द्रव की तो जो द्रव का जो कण होते हैं वो एक समान रूप से व्यवस्थित नहीं रहते हैं। इस तरह देखें तो ये समान रूप से व्यवस्थित है, ठीक है, एकदम समान रूप से, लेकिन जो द्रव होता है वो कहीं पास में रहेंगे तो कहीं दूर रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे इनके कण होते हैं। ठीक है, द्रव के कण। और यदि गैस की बात करें तो ये अव्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मतलब एकदम इनका जो क्रम होता है एकदम व्यवस्थित रहता है। ठीक है, और जो हमारा द्रव जो होता है तो उसका कहीं पास पास रहेंगे तो कहीं बहुत दूर रहेंगे। ठीक है, कहीं दूर, कहीं पास तो कहीं दूर, मतलब इनका व्यवस्था फिक्स नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। और जो गैस होता है इसका भी नहीं रहता है, ये कहीं भी रह जाएंगे, कभी पास रहेंगे तो कभी दूर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इनका आणविक संरचना हो गया। बहने का यदि हम गुण देखें तो जो हमारा ठोस होता है उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, वो बहता नहीं है, लेकिन जो हमारा द्रव होता है और जो गैस होता है वो बहते हैं। ठीक है, उनके अंतर बहने का गुण होता है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते रहते हैं, इनके कण जो होते हैं वो जाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इनके ऊष्मा का प्रभाव यदि देखें तो देखिए जो ठोस होता है उस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, गैस पे भी पड़ता है और द्रव पे भी पड़ता है। ठीक है, तीनों में पड़ता है ऊष्मा का प्रभाव, लेकिन जो ठोस होता है उसमें ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है, और देखिए जो द्रव जो होता है उसमें ठोस की अपेक्षा द्रव में ऊष्मा का प्रभाव अधिक पड़ता है, और जो गैस होता है उसमें बहुत अधिक होता है। ठीक है, वो जो ये ठोस जो होता है ये थोड़ा सा बस फैलेगा, उस बस उसको देंगे तो
लेकिन जो हमारा द्रव है उसके अपेक्षा ये अधिक फैलेगा, ठीक है। और जो गैस है वो बहुत स्पीड में फैलेगा, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इनके दाब का प्रभाव, तो देखिए जो हमारा ठोस होता है उनके मध्य रिक्त स्थान की बहुत कमी होती है, ठीक है। इसकी वजह से हम इसे कम दबा पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा द्रव होता है इसमें रिक्त स्थान की संख्या, मतलब रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसलिए हम ठोस की अपेक्षा इसे और अधिक दबा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा गैस होता है इसमें तो बहुत रिक्त स्थान होता है, इसे हम सबसे अधिक दबा सकते हैं, इतना कि हम इनको दबा कर द्रव बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके विभाजनशीलता की यदि हम बात करें, तो जो हमारा ठोस होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि उसको काट सकते हैं, ठीक है। और जो द्रव हमारा होता है उसे हम काट नहीं सकते हैं, उसे हम बूंद बूंद में विभाजित कर सकते हैं। और जो हमारा गैस होता है उसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, न ही उसे हम काट सकते हैं, ठीक है। द्रव में ये दोनों गुण नहीं पाया जाता, मतलब कि ना तो हम द्रव को, सॉरी, गैस का, ठीक है, ना तो हम गैस को काट सकते हैं और ना ही बूंद बूंद में बांट सकते हैं। जो हमारा ठोस होता है उसे हम तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन द्रव जो होता है उसको सिर्फ हम बूंद बूंद में बांट सकते हैं। और जो गैस होता है उसको हम ना तो काट सकते हैं और ना बांट सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इनकी यदि हम गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें, तो जो हमारा ठोस होता है, ठोस, उनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और जो हमारा द्रव होता है उसका क्वथनांक निश्चित होता है। और जो गैस होता है इसका दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है, दोनों ही अनिश्चित होगा। अब आइए हम इसको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के इनके आणविक संरचना के बारे में। तो देखिए जो हमारे ठोस होते हैं ये बहुत पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। जो ठोस के जो कण होते हैं वह बहुत पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सुव्यवस्थित, इनके जो अणु होते हैं वो सुव्यवस्थित और प्रबल संयोजक बल से ये बंधे रहते हैं, ठीक है। इनके कण जो होते हैं वो एकदम अच्छे से ये एकदम अच्छे से ये रहते हैं, ठीक है, ये सुव्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और देखिए ये प्रबल संयोजक बल से बंधे रहते हैं, यानी कि संयोजक बल किसे कहते हैं? देखिए संयोजक बल हम किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के जब अणुओं के बीच जब आकर्षण बल लगता है जिसके वजह से वो कण आपस में बंधे रहते हैं, यानी कि दूर दूर फैलते नहीं हैं, तो उन्हें हम संयोजक बल कहते हैं। इनमें संयोजक बल बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसके वजह से बहुत पास पास रहते हैं और यह बहुत मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए और ये एक निश्चित संरचना में अणु अपने मध्य स्थिति के इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। और जो हमारे ठोस होते हैं वो अपने, अब जो मान लीजिए कि यह ठोस है, इनका संरचना निश्चित है, लेकिन यह अपने ही आसपास के जो कण होते हैं उधर ये गति करेंगे, यानी कि कंपन करते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, अपने आसपास ही वो कंपन करते हैं, ठीक है। और देखिए यदि हम द्रव की बात करें तो देखिए हमारा जो द्रव होता है ठोस की अपेक्षा जो इनके अणुओं के बीच की रिक्त स्थान होती है वह थोड़ा अधिक होता है। और इनके अणुओं के मध्य जो स्थान जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि जो इनके अणु हैं ये निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। उनके अणु तो ये यहाँ है, ये यहाँ है तो ये यही रहेगा, हमेशा रहेगा, ये यहाँ है तो यही रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन इनके जो कण है ये बहते रहते हैं, तो ये कहीं और चला जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा, ठीक है। मतलब इनके जो अणु होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं कि ये यही रहेगा तो यही रहेगा, ठीक है। और अब देखिए और ठोस के अपेक्षा इनकी गति अधिक होती है, यानी कि देखिए जो इनका ठोस होता है इनकी गति उनके अपेक्षा इनकी गति अधिक होती है। कैसे? जो ठोस होता है वो अपने इधर उधर गति करता है, मतलब जहां पर वो रहता है उसी के आसपास, अपने कणों के आसपास ही वो भी थोड़ा सा गति करेगा, वो भी गति में वो सिर्फ कंपन करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा द्रव होता है ये उसके अपेक्षा बहुत अधिक तेज से गति करता है, यानी कि उनके जो कण होते हैं हमेशा वो गति करते रहते हैं, जिस मतलब कि वो उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के अंदर वो गति करेंगे। यानी कि यदि हम गिलास में पानी रखे हैं, ये तो गिलास में पानी यदि हम रखे हैं तो इसका ये क्षेत्र है जल का, ठीक, जल है इसमें, मतलब द्रव है। द्रव में हम सिर्फ पानी नहीं आएगा, इसमें द्रव में बहुत कुछ आ जाएगा, जूस आ जाएगा, पानी आ जाएगा, दूध आ जाएगा, शहद आ जाएगा, तेल आ जाएगा और भी बहुत कुछ आ जाएंगे, ठीक है। इसमें
चाय आ जाएगा, वो भी एक तरह का द्रव है, ठीक है। अब देखिए इसी के अनिश्चित ये मतलब क्षेत्र में ये गति करते रहेंगे और ठोस की अपेक्षा अधिक गति करते रहेंगे, ठीक है, बहुत अधिक गति करते हैं ये। और देखिए ये इनके जो गैस की यदि हम बात करें तो इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते, ठीक है। जो गैस होते हैं उनके अणु का जो स्थान होता है वो निश्चित नहीं होता है। इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से, यानी वेग मतलब हम कहें तो चाल से, वो चारों दिशाओं में यानी कि सभी दिशाओं में वो गति करते रहते हैं, ठीक है। यदि देखिए हम इनके बहने का गुण यदि हम देखें, ठीक है, यहाँ पर रहेगा उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, ठीक है। देखिए यदि हम बहने का गुण यदि हम देखें तो ये बहते नहीं है, जो ठोस होता है वो बहता नहीं है, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यदि हम ये द्रव की बात करते हैं ये बहता है, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकता है, ठीक है, जो द्रव होता है। और ये भी बहता है, ये भी एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक है। यदि हम देखें इनके ऊपर उष्मा का प्रभाव, तो देखिए ये गर्म करने पर फैलते हैं, थोड़ा सा फैलते हैं लेकिन, और देखिए गर्म करने पर ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक फैलते हैं, ठीक है। और ये गर्म करने पर ये बहुत तीव्र वेग से, मतलब बहुत अधिक तेज से ये फैलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए हम अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यह रहा हमारा आणविक संरचना, बहने का गुण और उष्मा का प्रभाव। अब हम देखेंगे इस पे दाब का प्रभाव, क्वथनांक किसका, ठीक है। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। देखिए बच्चों, हम ठोस, द्रव और गैस के हम गुणों की बात कर रहे हैं, उसका दाब का प्रभाव, गलनांक और क्वथनांक और विभाजनशीलता, ठीक है। देखिए जो हमारा ठोस होता है इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो कण जो होते हैं वे बहुत पास होते हैं और इनके मध्य रिक्त स्थान की कमी होती है, जिसके वजह से इन्हें हम बहुत कम दबा पाते हैं, ठीक है। और जो द्रव होता है वो इन्हें ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है। हम द्रव को ठोस से अधिक इसलिए दबा पाते हैं क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है, ठीक है। इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है, जिससे हम इनको अधिक दबा सकते हैं। और इनके मध्य जो हमारा रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान जो होता है ठोसों के मध्य, ये बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, जिससे कि हम इन्हें थोड़ा सा दबा पाते हैं। और जो हमारा गैस होता है वो बहुत अधिक दबाया जा सकता है, क्योंकि जो इनके कण होते हैं ये बहुत दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं इनके कण, जिसके वजह से हम इन्हें बहुत ज्यादा दबा पाते हैं और इन्हें हम द्रव में भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका गलनांक, क्वथनांक, देखिए जो हमारा ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम एग्जांपल दे तो जो हमारा बर्फ है वो ठोस है, उसका गलनांक निश्चित है, ठीक है, उसका गलनांक निश्चित है ना, बर्फ का, या फिर किसी भी हम ठोस पदार्थ का लें, जैसे कि धातु में यदि हम लें तो उन सबका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ठीक। अब देखिए इनका द्रव का, इसका क्वथनांक जो होता है निश्चित होता है। क्वथनांक मतलब कि उबलने की प्रक्रिया, जब हमारा द्रव वाष्प बन के उड़ता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और जब हमारा ठोस जो होता है वो गलना शुरू यानी पिघलना शुरू करता है उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो गैस होता है ना, तो इनका गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है, इनका क्रांतिक ताप होता है, ठीक है। क्रांतिक ताप से आप क्या समझते हैं, मतलब वैसा ताप जिससे अधिक ताप बढ़ाकर हम दाब देंगे तो वो द्रवित नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कोई भी गैस, यदि बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई गैस है जिसका जो क्रांतिक ताप हमारा 50 है, ठीक है, 50, तो यदि हम उससे अधिक यदि हम ताप उसको देंगे और उसे दबाएंगे तो वो द्रवित नहीं होगा, वो उसका फिक्स है कि उतने ताप पर रहेगा तभी वो दबेगा और वो दबेगा वो, ठीक है। मतलब वो दबा कर हम उसे कम मात्रा में कर सकते हैं, अधिक मात्रा से कम मात्रा में, ठीक है। अब देखिए इनकी विभाजनशीलता को हम देखते हैं। विभाजनशीलता, उनके मतलब कहने का मतलब कि उनका जो कण होते हैं उन्हें हम पास कर सकते हैं, ठीक है। उनका
क्रांतिक ताप निश्चित होता है। अब देखिए विभाजनशीलता। विभाजनशीलता मतलब जो हमारा ठोस होता है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम टुकड़े कर सकते हैं, यानी टुकड़े में हम काट सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें जोड़ना बहुत मतलब कठिन काम होता है, हम उन्हें जोड़ तो सकते हैं लेकिन पहले जैसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो द्रव होता है हमारा, उससे हम काट या तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इन्हें हम बूंद बूंद में हम बांट सकते हैं और इन्हें जोड़ना बहुत आसान होता है। इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही इन्हें बूंदों में बदला जा सकता है। जो हमारा गैस होता है, ना तो हम उसे तोड़ सकते हैं और ना ही हम उसे बूंद में बदल सकते हैं, ठीक है। बच्चों यदि हम शुरू से बताएं आप लोगों को, तो हम देखे हैं, देखेंगे आयतन, देखेंगे घनत्व, रिक्त स्थान, आणविक संरचना और बहने का गुण और ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए हम पहले इसका आयतन देखते हैं। जो हमारा ठोस होता है उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव और गैस का जो हमारा द्रव होता है उसका भी आयतन निश्चित होता है और हमारा जो गैस होता है उसका आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। मतलब कि जितना अमाउंट वहां रहेगा और ठोस में रहेगा तो वो उतना ही रहेगा, हम कैसे भी रख दे उसको। जो द्रव है उसका भी जो मात्रा रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी और बर्तन में रख दे, किसी कहीं और रख दे तो वो बदल जाएगा, नहीं। यदि 1 गिलास पानी में है तो उतना ही रहेगा, या फिर जितना अमाउंट हम लेंगे उतना ही वो रहेगा किसी भी हम बर्तन में रखते, ठीक है। और गैस का है तो वो अनिश्चित होता है। यदि हम आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का अनिश्चित होता है, ठीक है। और यदि हम इनके घनत्व की बात करें बच्चों, देखिए जो हमारा ठोस होता है उनका घनत्व बहुत अधिक होता है और जो द्रव होता है ठोस का अपेक्षा कम होता है, गैस का तो बहुत 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 कम होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें इनके रिक्त स्थान की, तो जो हमारा ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान की बहुत कमी होती है, क्योंकि जो उनके कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और जो हम द्रव की बात यदि करें तो द्रव में ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, क्योंकि जो द्रव जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा और अधिक दूरी पे होते हैं। और यदि हम गैस की बात करें तो गैस के जो रिक्त स्थान अधिकतर रिक्त स्थान ही होता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं बहुत 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 दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से रिक्त स्थान बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें इनके आणविक संरचना के बारे में, तो जो इनके अणु होते हैं ठोस के, ठीक है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, वो सुव्यवस्थित तरीके से वो बंधे रहते हैं और उनके बीच संसंजक बल जो होता है, ठीक है, संसंजक बल से वो बंधे रहते हैं। और जो होते हैं वो अपने आसपास ही, मतलब वो थोड़ी सी गति करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गति करते हैं। लेकिन जो द्रव होता है उसमें संसंजक बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है और जिसके वजह से जो ये कण होते हैं ये उससे अधिक मतलब तेजी से गति करते हैं, ठीक है। और देखिए द्रव के आणविक संरचना के बारे में, जो इनका जो आणविक संरचना जो होता है, अणुओं का संरचना जो होता है यह फिक्स नहीं होता है, इस निश्चित नहीं होता है। मतलब कहीं अधिक रहेगा, कम कहीं तो कहीं कम रहेगा, यानी कहीं तो कहीं कुछ ज्यादा रिक्त स्थान रहेगा तो कहीं कम रहेगा। लेकिन यदि हम गैसों का परमाणु संरचना की बात यदि करें तो इनका अनिश्चित होता है, ठीक है, इनका अनिश्चित होता है। और इनके और जो ये होते हैं गैस के जो कण स्वतंत्रता पूर्वक किधर भी गति करते रहते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें इनके बहने का गुण का और इसके ऊष्मा का प्रभाव का, तो देखिए जो ठोस हमारा होता है, ठोस वो बहता नहीं है, द्रव और गैस बहते हैं, ठीक है। यदि हम उसका ऊष्मा का प्रभाव बताएं तो जो हमारा ठोस होता है वो ऊष्मा पाकर वो बस थोड़ा सा वो फैलता है। द्रव जो होता है ठोस से अधिक फैलता है और जो हमारा गैस होता है वो बहुत तीव्र गति से वो फैलता है, ठीक है। और यदि हम बात करें इनके दाब का प्रभाव, क्वथनांक और गलनांक और इसका विभाजनशीलता, तो देखिए पहले विभाजनशीलता आपको बताते हैं। जो ठोस होता है उसको हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन्हें जोड़ने में बहुत हमें परेशानी होती है और हम जोड़ेंगे भी तो ये एकदम पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन जो हमारा जो द्रव होता है उससे हम काट तो नहीं सकते, लेकिन हम उससे बूंद बूंद में हम उसे बांट सकते हैं और फिर हम उन्हें जोड़ना बहुत आसान होता है और उन्हें जोड़ेंगे तो फिर पुनः वो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है।
और यदि हम गैस की बात करें तो ना तो हम उन्हें काट सकते हैं और ना ही हम उन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि हम क्वथनांक की बात करें, गलनांक की बात करें, तो देखिए जो हमारा ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि ये किस ताप पे गलेगा वो उसका फिक्स है, ये किस ताप पे ये खौलेगा और वाष्प बन के उड़ेगा इसका फिक्स है, ठीक है। और जो ये होता है द्रव गैस, उसका क्रांतिक ताप वो निश्चित होता है। क्रांतिक ताप वैसा ताप होता है जिसके बाद यदि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे और दाब देंगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसे हम दबा नहीं पाएंगे उसे, ठीक है। और देखिए यदि हम इसके बात करते हैं दाब का प्रभाव, तो जो हमारा ठोस होता है उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है और जिसके वजह से हम उसे बहुत कम दबा पाते हैं। और यदि हम बात करें द्रव की, तो द्रव में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, जिसकी वजह से हम द्रव को कुछ अधिक दबा पाते हैं, ठीक है। तो ठोस की अपेक्षा ज्यादा दबा पाएंगे, ठीक। और यदि हम गैस की बात करें तो इनमें तो बहुत रिक्त स्थान होता है, इन्हें हम सबसे अधिक दबा पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को यदि समझ में आया हो तो बहुत बहुत अच्छा बात है। और देख लीजिए आपको कल आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। इसको लिख लीजिए।